हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th की मैथ पे बात करेंगे जो कि आपका एग्जाम 2024 और 25 में होने वाला है। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कि आपका सिलेबस कैसा होगा और पेपर का पैटर्न कैसा आता है, अर्थात आपके एग्जाम में कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे और कौन सा टॉपिक कितने नंबर का पूछा जाएगा, इस पर हम बात करने वाले हैं। तथा हम डिटेल से समझने वाले हैं कि कितने टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और कौन से क्वेश्चन कितने नंबर के पूछे जाते हैं, कौन से क्वेश्चन कितने आते हैं, इस पर भी हम डिटेल से बात करने वाले हैं। तथा हम समझेंगे कि आपको एग्जाम में पास होने के लिए कितने मिनिमम नंबर की जरूरत पड़ती है, कितने नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है, कितने नंबर की आपकी थ्योरी होती है, इस पर भी हम डिटेल से बात करने वाले हैं। और इस वीडियो को मैंने बहुत सारे टॉपिक के अंदर कवर किया है। अगर आप किसी भी टॉपिक को छोड़ना चाहते हैं, किसी भी दूसरे टॉपिक पर डायरेक्ट जाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम मिल जाएंगे, वहां पे क्लिक करके डायरेक्ट आप किसी भी टॉपिक पे जा सकते हैं। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे अब आपको क्लास 10th से संबंधित हर एक वीडियो मिलने वाला है। और अगर आप इस वीडियो को इंस्टाग्राम फेसबुक पर देखते हैं तो प्लीज हमें फॉलो कर लीजिए। हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th की मैथ पे बात करेंगे जो कि आपका एग्जाम 2024 और 25 में होने वाला है। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है जहां पे हम बात करेंगे कि आपके एग्जाम का सिलेबस कैसा होता है और आपके एग्जाम का पेपर का पैटर्न कैसा होता है, अर्थात आपके एग्जाम में कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे, कौन से टॉपिक कितने नंबर के पूछे जाएंगे, इस पर हम डिटेल से बात करने वाले हैं। तथा हम देखेंगे कि कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं और आपको एग्जाम में पास होने के लिए कितने मिनिमम नंबर की जरूरत पड़ती है, आपका थ्योरेटिकल पेपर कितने नंबर का होता है, आपका प्रैक्टिकल का पेपर कितने नंबर का होता है, इन सभी चीज़ों को डिटेल से कवर करने वाले हैं। और ये वीडियो अभी हमारा क्लास 10th के वीडियो का पार्ट नंबर 1 है जो कि एक जनरल वीडियो है। आपको यहाँ पे अब एक के बाद एक वीडियो रेगुलर रूप से मिलते रहेंगे, इसलिए अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगर आप इसी वीडियो को इंस्टाग्राम फेसबुक पर देखते हैं तो प्लीज़ हमें फॉलो कर लीजिए। और इस वीडियो को मैंने मल्टीपल चैप्टर अर्थात अलग अलग टॉपिक में डिवाइड किया है। अगर आप किसी भी टॉपिक को छोड़ना चाहते हैं, किसी टॉपिक पर डायरेक्ट जाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टाइम मिल जाएंगे, वहां पे किसी भी टॉपिक पर क्लिक करके डायरेक्ट आप उस टॉपिक पर जा सकते हैं। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे हम थोड़ा सा समझते हैं कि ये अंक जो होते हैं वो किस टाइप से विभाजित होते हैं, अर्थात आपका पेपर का पैटर्न जो होता है वो कैसा होता है, अर्थात तो टोटल पेपर जो है आपका कितने नंबर का होता है। तो इसमें अगर हम बात करें तो आपका जो 70 नंबर का जो होता है वो क्या होती है, लिखित परीक्षा आपकी होती है। और 30 नंबर का जो होता है आपका आंतरिक मूल्यांकन, जिसको हम लोग प्रैक्टिकल कहते हैं। तो टोटल यहाँ से अगर देखा जाए तो 70 नंबर और ये आपके 30 नंबर टोटल हो जाते हैं 100 नंबर, अर्थात आपका 100 नंबर का पेपर होता है, जिसमें से 70 नंबर आपका लिखित एग्जाम होने वाला है और 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें पासिंग मार्क की, तो आपको मिनिमम नंबर जो है 70 में से आपको यहाँ पे 23 नंबर की जरूरत पड़ती है और प्रैक्टिकल में यहाँ पे 10 नंबर की जरूरत पड़ती है, अर्थात यहाँ पे आपको 33 नंबर की रिक्वायरमेंट होती है पास होने के लिए। तो इस प्रकार से आप किसी भी एग्जाम में अर्थात क्लास 10th के एग्जाम में आप बहुत आसानी से क्वालिफाई हो सकते हैं अगर आप 33 नंबर प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन आज के समय में अगर आप 33 नंबर प्राप्त कर लेते हैं तो आप पास तो हो जाएंगे, लेकिन जब भी कभी आप किसी कंपटीशन में बैठेंगे या कोई भी जॉब के लिए फॉर्म फिल करेंगे तो वहाँ पे आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि अगर मेरिट बनती है तो मेरिट में आप बहुत पीछे हो जाएंगे और अगर आपके नंबर अच्छे नहीं है तो हो सकता है आपका जो नॉलेज भी बहुत कम हो जाए। इसलिए आपको नंबर भी अच्छे प्राप्त करना है, एग्जाम में अच्छी चीज़ों को सीखना भी है, जिससे अगर आप किसी कंपटीशन में बैठते हैं तो उस एग्ज़ाम को अच्छे से आप क्वालिफाई भी कर लें। तो इसलिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि यहाँ पे अब आपको 0 to एडवांस लेवल की हर एक चीज़ समझाने वाले हैं क्लास 10th से मैथ से संबंधित। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा बात करते हैं कि प्रश्न पत्र जो होता है किस टाइप का है, जो कि आपका नया प्रश्न पत्र है और अंक विभाजन कैसे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक टेबल मैंने लिया है, इस टेबल में
टोटल जो है आपके 4 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और क्वेश्चनों की संख्या की बात करें तो जो बहुविकल्पी क्वेश्चंस होते हैं ये 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जिनका निर्धारित अंक अर्थात ये प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, तो इसलिए यहाँ से आपके 20 नंबर हो जाते हैं। अतिरिक्त उत्तरी क्वेश्चन जो होते हैं 6 पूछे जाते हैं, जो कि 2 नंबर के होते हैं, इसलिए यहाँ से आपके 12 नंबर हो जाते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न 5 पूछे जाते हैं, जो कि 4 नंबर के होते हैं, इसलिए आपके यहाँ पे 20 नंबर हो जाते हैं। ऐसे यहाँ पे जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं 3 पूछे जाते हैं, और एक प्रत्येक क्वेश्चन 6 नंबर का पूछा जाता है, तो इस कारण से आपके यहाँ पे टोटल 18 नंबर हो जाते हैं। तो यहाँ पे टोटल अगर प्रश्नों की संख्या की बात की जाए तो टोटल प्रश्न 34 हो जाते हैं, और अंकों की बात किया जाए तो टोटल अंक यहाँ पे आपके 70 हो जाते हैं। अर्थात 70 नंबर की आपकी यहाँ पे थ्योरी हो जाती है, और बच जाते हैं 30 नंबर जो कि आपका प्रैक्टिकल होता है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा और चीज़ों को समझते हैं कि आपका जो है टोटल यूनिट कितनी होती है आपके इस एग्जाम के अंदर। तो यहाँ पे आपके यूनिट की अगर हम बात करें, जो सबसे पहली यूनिट होती है संख्या पद्धति होती है, जो कि आपकी 5 नंबर की यूनिट होती है। काफ़ी अच्छे नंबर इसके अंदर होते हैं। इसके बाद दूसरी इकाई जो होती है बीजगणित, जो कि आपकी 18 नंबर की होती है। अभी आपने देखा था आपको कितने नंबर जरूरत थे, 23 नंबर। अगर आप यहाँ पे देखें 18 5 कितना होता है, 23 नंबर। अगर आप केवल यही 2 इकाई यहाँ पे पढ़ लेते अच्छे से तो आप यहीं से पास हो सकते हैं। आपको और कोई भी इकाई पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन अच्छे नंबर प्राप्त करने के लिए आपको सभी इकाइयाँ अच्छे से पढ़नी पड़ेंगी, तभी आप एक अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं एग्जाम में। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा आगे देखते हैं इकाई थर्ड, जो कि निर्देशांक ज्यामिति की, जो कि पुनः 5 नंबर की पूछी जाती है। इसी प्रकार से चौथी इकाई जो है आपकी ज्यामिति की है, जो कि आपकी 10 नंबर की पूछी जाती है, और त्रिकोणमिति जो है 12 नंबर की पूछी जाती है। इसी प्रकार से 6 नंबर पे इकाई है मेंसुरेशन, जो कि 10 नंबर की पूछी जाती है। और इकाई नंबर 7 जो कि सांख्यिकी तथा प्रायिकता है, जो कि लास्ट आपकी इकाई है, जो कि 10 नंबर की पूछी जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल आपकी 7 जो है इकाइयाँ हैं, जिसमें से ये 7 इकाइयों के नाम लिखे हैं, और कौन सी इकाई कितने नंबर की पूछी जाती है इसको भी मैंने यहाँ पे समझ लिया है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल से चैप्टर वाइज समझ लेते हैं कि कौन कौन से चैप्टर आपके होने वाले हैं, जिसमें से सबसे पहला चैप्टर आपका होने वाला है वास्तविक संख्या, जहां पे हम बात करते हैं अंकगणित का आधारभूत प्रमेय क्या होती है। उदाहरण सहित आपको सिद्ध करना होता है √2 √3 √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण है, परिमेय संख्याओं का सत्यापन करना होता है। इसी प्रकार से दूसरा चैप्टर है आपका बहुपद के शून्यांक ज्ञात करना होता है। घात जो है बहुपदों के गुणांकों और शून्यांकों के मध्य जो है संबंध स्थापित करना होता है। इसके बाद यहाँ पे चैप्टर जो 3rd नंबर होता है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म होते हैं, जिसपे आपको एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बात की जाती है बीजगणितीय विधि द्वारा। और इसी प्रकार से यहाँ पे 2 विधियां होती हैं, जिसको हम प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि कहते हैं। इससे आधारित या इनके आधार पे आपको जो 2 रैखिक समीकरण हल करने की विधि पे बात करने वाले हैं। और इसके बाद चैप्टर यहाँ पे आपको मिल जाता है 4, जो कि है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में कोई भी मानक समीकरण होती है ax² + bx + c = 0, जहाँ पर a क्या है 0 नहीं हो सकता है। तो द्विघात समीकरण केवलों का सूत्र कैसे होता है, गुणनखंड क्या होते हैं, गुणनखंड विधि द्वारा कैसे हल किया जाता है, इस पर भी हम डिटेल से बात करने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पे समांतर श्रेणी होता है। समांतर श्रेणी के अंदर जैसे कोई पद 5वें पद तो 6वां पद का मान क्या होगा, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जिनको हम समांतर श्रेणी के अंदर हल करने वाले हैं। और हम यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं चैप्टर नंबर 6, जो कि रेखा है, द्विविमीय है। तो जहाँ पे निर्देशांक ज्यामिति की आधार अवधारणा पे बात करेंगे, रैखिक समीकरणों के ग्राफ पे बात करेंगे, दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र, इन सभी चीज़ों को डिटेल से सीखने वाले हैं। और चैप्टर नंबर 7 है त्रिभुज, जिसके अंदर हम सीखने वाले हैं समरूप त्रिभुज की परिभाषा, उदाहरण और जो प्रति उदाहरण पे बात करेंगे। जिसमें से सबसे पहले अगर हम पार्ट पे बात करें तो एक त्रिभुज की भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज की शेष 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। और इसका दूसरा दिया गया है। इसी प्रकार से यहाँ पे आप 3rd नंबर को भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम आपको थोड़ा सा और चीज़ों को दिखाते हैं, जैसे कि चैप्टर नंबर जो 8 है। चैप्टर 2 में क्या होता है, यह 2 त्रिभुजों में संगत कोणों का बात है, तो अभी ये चैप्टर वही चल रहा है। यहाँ से चैप्टर आपका 8 आ जाएगा व्रत का, व्रत की स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु, ये सभी चीज़ें ज्ञात करना यहाँ पे पूछा जाता है।
और इसके बाद थोड़ा सा बात करते हैं चैप्टर नंबर 9 जो कि त्रिकोणमिति का परिचय है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इस पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और इसको हम डिटेल से समझाने वाले भी हैं। इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा बात करें चैप्टर 10 पे जो कि त्रिकोणमिति सर्वसमीका होती है, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये वाली यहाँ पे चीज़ लिखी है, थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो गई है, तो इसलिए आपको ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ऊंचाई और दूरी पे क्वेश्चन आते हैं, जिन पे भी हम बात करें। उन्नयन कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है, ऊंचाई और दूरी पर साधारण जो है प्रश्न किस टाइप के पूछे जाते हैं, उनको सॉल्व करने वाले हैं। और इसके बाद यहाँ पे चैप्टर बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा चैप्टर नंबर 12 है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल पे बात करेंगे, कैसे ज्ञात करना है इनको समझेंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पे भी हम बात करने वाले हैं, उनको भी हम डिटेल से कवर करने वाले हैं। और यहाँ पे अब हमारा थोड़ा सा चैप्टर 14 है जो कि सांख्यिकी है, और 15 पे प्रायिकता। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने काफ़ी डिटेल से हर एक चीज़ को समझा। अगले वीडियो मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ में, जब तक के लिए धन्यवाद।